हाँ जी बेटा। बेटा सबसे पहले हमारे पास एक कैपेसिटर है और अगर हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, मैं जैसे ही यहाँ पर स्विच को ऑन करूँगा ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। चार्ज होना स्टार्ट होगा मतलब ये अपने आप से चार्ज को जोड़ने देगा। ठीक है, तो t को 0 पर ये कैसे बिहेव करेगा? लाइक अ क्लोज वायर।
like a closed one. और t equals to infinity पर it will behave like a open. क्यों? क्योंकि देखो after some time this capacitor will get charged और एक बार ये चार्ज हो गया, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया. अब ये इलेक्ट्रॉन्स और भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं. कितना चार्ज आएगा? Q = CV के अकॉर्डिंग. अब और भी चार्ज यहाँ से होकर इधर को नहीं जा सकता. अगर कोई चार्ज में यहाँ से शिफ्ट करके नहीं जा सकता तो इसके बीच में एयर है, इट विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट. यानी कि कुछ इंसिडेंट को बिहेव लाइक ओपन सर्किट. ठीक है, क्लियर है? इंडक्टर ऑपोजिटली बिहेव करेगा. कैसे? t = 0 पर इंडक्टर करंट को क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा. मैं जैसे यहाँ पर ऑन करूंगा इसको, अगर करंट इस डायरेक्शन में आना चाहेगा तो इंडक्टर क्या चाहेगा? इस डायरेक्शन में करंट ना आए तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा. तो t = 0 पर बिहेव करेगा लाइक अ ओपन सर्किट और t = इंफिनिटी पर इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर. लाइक यानी कि करंट जब कांस्टेंट हो गया तो कोई फ्लक्स नहीं चेंज होगा, और अगर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ कोई करंट नहीं इंड्यूस हुआ, इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल वायर. तो ये ऐसे बिहेव करेगा. यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है. इसको दो क्वेश्चंस करेंगे और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे. आगे से बच्चे बनाओ अपने साथ. देखो बेटा, हमने इस सर्किट को अगर मैं 12 वोल्ट वर्ग में t = 0 पर t = 0 पर
मुझे एक बात बताओ, ये इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? ओपन। और ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? क्लोज। क्लोज वायर एट इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आती है? देखो इंडक्टर बिहेव कर रहा है ओपन t इक्वल टू 0 पर एट इक्वल टू 0, और कैपेसिटर बिहेव कर रहा है क्लोज वायर। तो अब बेटा यहां पर हमारे पास, अब यहां पर हमारे पास अगर मैं देखूंगा सर्किट के अंदर, ये तो ओपन ही हो गया, तो 4 और 2 तो सर्किट से बाहर ही निकल गए, क्योंकि यहां तो कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट ही नहीं है। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? सिर्फ 3 ओम से फ्लो करेगा। करंट कहां से फ्लो करेगा? सिर्फ 3 ओम से फ्लो करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का? 3 ओम। और वोल्टेज कितनी है? 12। तो I किसके इक्वल होता है? V अपॉन R, तो which is equal to 12 upon 3, which is equal to 4 एम्पीयर। तो यानी कि t इक्वल टू 0 पर करंट कितना आएगा? दैट इज 4 एम्पीयर। और जब t इक्वल टू इंफिनिटी पर ये इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? हाँ, इंफिनिटी पर t इक्वल टू इंफिनिटी पर इट विल बिहेव लाइक क्लोज वायर। पर तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? एज अ ओपन। ओपन है, 3 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 2 दैट इज 6। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, G का वैल्यू 12 और R का वैल्यू कितना है? 6, which is equal to 2 एम्पीयर। तो इंफिनिटी पर कितना करंट आएगा? 2 एम्पीयर करंट आएगा। समझ बात आई बेटा सभी को? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ करो बेटा। अगर फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर छोड़ देना, राइट? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन मिलेगा। करो बेटा सॉल्व। करंट है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। चेक करते हैं। चेक करते हैं। तो 5/2 है, सेकंड इक्वल टू इक्वल टू 5/2, 5 करंट इक्वल टू 0 से चेक 5/2। सभी बच्चे बेटा सॉल्व करो।
हाँ जी बेटा देखो, लो t इक्वल टू 0 पर, अच्छा t इक्वल टू 0 पर ये कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा बोलो, एज अ स्ट्रेट लाइन, और ये वाला कैपेसिटर स्ट्रेट लाइन, और ये इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ओपन बिहेव करेगा। ये सभी को समझ में आता है बेटा। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना करंट आएगा, I is equals to 10/2 which is equals to 5 एम्पीयर। तो t equals to 0 पर कितना करंट जाएगा 5 एम्पीयर। याद है क्लियर। आफ्टर दिस t equals to infinity पर यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इट विल बिहेव लाइक अ ओपन, और ये इंडक्टर था ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ था ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक करंट निकलेगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया ओपन हो गया। अच्छा अगर ओपन हो गया तो कुछ करंट फ्लो कर पाएगा नहीं, तो यानी कि मेन यहीं से ओपन हो गया बात समझ रहे। तो यहाँ यानी कि I इक्वल टू इंफिनिटी पर I का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ से क्लियर है इस चीज को नोट। यहाँ तक क्लियर बेटा सभी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग मेक नेक्स्ट हेडिंग बेटा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। mean or average value of alternating current, mean or average value of alternating current लिखो। mean or average value of alternating current, mean or average value of alternating current is that value of steady current, is that value of steady current which sends same amount of charge, through a circuit, in a certain interval of time as is sent by an alternating current in a certain interval of time, as is sent by an alternating current through the same circuit in half cycle, हाँ जी बेटा। हमारे पास बेटा जैसा ऑल्टरनेटिंग करंट है, अगर बेटा मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा साइनोसॉइडली वेरी करता है। अगर बेटा मैं उसकी इक्वेशन को लिखूंगा तो करंट की इक्वेशन किसके इक्वल होती है, दैट इज I is equals to I naught sin ओमेगा टी। वेरी गुड बेटा। तो अब बेटा हमारे पास अगर मैं साइन का ग्राफ देखूंगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो करंट की वैल्यू हर टाइम पर क्या है, हर टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है डिफरेंट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है I naught, ठीक है, और नीचे की तरफ भी माइनस। ये बस क्लियर हो गई। अब देखो एक पर्सन के नंबर आते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश के अंदर लेट्स से 60 नंबर आते हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर 80, साइंस के अंदर कुछ 70, ठीक है, और टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं।
अगर मैं उनका एवरेज निकालूंगा, हाउ आई विल कैलकुलेट द एवरेज, मैं सभी नंबर्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दूंगा। तो उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू चलेगी। और लेट्स से सॉल्व करके एवरेज वैल्यू आ जाती है 70, सॉल्व करके एवरेज वैल्यू कितनी आ जाती है 70। अब देखो 70 का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 70 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, अगर मैं 70 को एवरेज वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल नंबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको एवरेज की बात करूं, देखो मनी की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन है वो 100 रुपीज कमाता है और 100 रुपीज स्पेंड कर देता है, 400 रुपीज कमाता है और 400 रुपीज स्पेंड कर देता है, 1000 रुपीज अर्न करता है और 1000 रुपीज स्पेंड कर देता है, तो व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग या एवरेज अर्निंग उसकी क्या है, 0। एवरेज अर्निंग है 0, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। तो उस केस में उसकी मीन विल बी 0। फॉर एग्जांपल हम मीन कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, 4-5 नंबर्स हैं हमारे पास। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे को इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम सभी नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और फिर जितने टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मीन निकालना है 4 का, 7 का, 8 एंड -4 या -6, इसका मीन निकालना है हमारे को। तो मीन निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हम मीन की वैल्यू को कैसे बोलेंगे, जैसे मीन इज इक्वल टू 4 + 7 + 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय। यहाँ तक सभी को क्लियर हो? तो अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास मीन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो? ठीक है। सिमिलरली अगर बेटा मेरे को करंट की वैल्यू का मीन निकालना, यहाँ पर मीन वैल्यू निकालनी है करंट की। कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक है, फ्रॉम 0 टू t। 0 टू t क्या है कंप्लीट साइकिल। तो मैं देख सकता हूं फॉर अ कंप्लीट साइकिल अगर मेरा हाफ साइकिल पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ साइकिल क्या है, नेगेटिव। और अगर मैं करंट की एवरेज वैल्यू निकालूं, एवरेज वैल्यू, अगर मैं करंट की एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो फॉर कंप्लीट साइकिल वो कितनी आती है, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया होगा, फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0। तो यानी कि जितना करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है उतना करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, तो नेट एवरेज वैल्यू 0 गया। बट अगर मैं करंट यूज कर रहा हूँ उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी को तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो मैं जब एसी करंट आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालता हूँ। वो मैं कब निकालता हूँ, फॉर हाफ साइकिल। मैं हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, राइट। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आती है, दैट इज आई एवरेज इज इक्वल टू 2 I0 by 5। एवरेज वैल्यू की करंट इज 2 I0 by 5। और अगर बेटा मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा, इट विल बी इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ I। यहाँ तक क्लियर है? तो एवरेज वैल्यू में हाफ साइकिल की निकालता हूँ, ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0, और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2 I0 by 5, 2 I0 by 5, which is equal to 0.637 times of I। यहाँ तक समझ इस चीज को समझना
Now write down. Next is RMS value of current. New heading लिखो. RMS. ये हेडिंग डालो बेटा. RMS value of current. कुछ नहीं पहले लिखो बेटा, बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ो. हाँ. देखो RMS value of current. ठीक है. Now बेटा what is root mean square value? देखो अगर मैं मैथमेटिक्स के अंदर जाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो वहां पर हमारे पास काफी तरह का मीन होता है. ठीक है. दिस इज नॉर्मल मीन. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ मीन इज RMS मीन. इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. अब रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम चलते हैं इसके ऑपोजिट में. पहले हम क्या करते हैं? स्क्वायर नंबर्स का, फिर उन स्क्वायर नंबर्स का क्या निकालते हैं? मीन. फिर उनका क्या करते हैं? रूट. पर अगर बेटा यहाँ पर मेरे पास ये 1 2 3 4 नंबर्स थे, इनका नॉर्मल मीन कैसे निकालेंगे? गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दिस सिंपल फॉर्मूला. पर अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूंगा, इट इज 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड प्लस -6 का स्क्वायर. और इनका अभी मैंने स्क्वायर कर दिया. मीन निकालने के लिए मेरे पास टोटल कितने नंबर हैं? 4 डिवाइडेड बाय 4. पर अब मैं इस नंबर का क्या कर दूंगा? रूट कर दूंगा. तो इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस 4 नंबर्स. रूट मीन स्क्वायर ऑफ दिस 4 नंबर्स. सिमिलरली अगर बेटा मैं करंट की वैल्यू का IRMS वैल्यू निकालूं, IRMS वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है. अब हम ये RMS वैल्यू ऑफ करंट क्यों फाइंड आउट करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो अगर मैं लेट्स से बोलता हूं आपको कि हाँ भी मेरे पास ये एयर कंडीशनर है एंड दिस एयर कंडीशनर इज यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट. दिस एयर कंडीशनर इज यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट. और ये इसके अंदर जो करंट वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर I0 तक जा रहा है और ये ऐसे वेरी कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा करंट एक एम्पियर ले रहा है, कुछ एम्पियर ऑफ करंट ले रहा है, लेट्स से इट इज टेकिंग 3 एम्पियर ऑफ करंट. ठीक है. तो वो जो 3 एम्पियर करंट है, ये 3 एम्पियर करंट कौन सा है? RMS वैल्यू ऑफ करंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट नहीं. हम डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम बोलते हैं कि ये वाली मशीन 5 एम्पियर करंट लेगी, तो वो 5 एम्पियर कौन सा करंट है? RMS वैल्यू ऑफ करंट. इट इज इक्विवेलेंट टू DC करंट. यानी कि एक मशीन है, मैं बोलूं कि वो DC करंट में कितना करंट लेती है? लेट्स से 5 एम्पियर करंट लेती है. ठीक है. अब अल्टरनेटिंग करंट में तो 5 एम्पियर कांस्टेंट तो कभी आएगा नहीं, वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा. बट अगर मेरे को एक वैल्यू बोलनी है कि वो कितना करंट ले रहा है, अगर मैं उसको 5 एम्पियर बात करता हूं AC करंट के अंदर. कौन से करंट के अंदर? AC करंट के अंदर. तो 5 एम्पियर जो करंट ले रहा है दैट इज वैल्यू RMS वैल्यू. एंड RMS वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू DC वैल्यू. RMS value is equivalent to DC value. यहाँ तक सभी को समझ. तो write down the definition of RMS value of current. लिखो. RMS value of current is defined. RMS value of current is defined as the steady current. Is defined as the steady current. Is defined as the steady current which produces the same amount of heat, which produces same amount of heat in a conductor in a certain interval of time, as is produced by DC in the same conductor during the time period
ड्यूरिंग द टाइम पीरियड t, कैपिटल T लिखना, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कैपिटल T, that is full cycle, that is full cycle। अब बेटा फुल साइकिल की हम बात क्यों कर रहे हैं? देखो मैंने अभी आपको बोला कि अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालता हूं, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर ये -6 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल मीन निकालता हूँ, यहाँ पर ये -6 आएगा तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, -6 के साथ और +6 के साथ। अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूंगा तो ये -6 का क्या बन रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, चाहे यहाँ पर -6 होता, चाहे यहाँ पर +6 होता, तो क्या आंसर में फर्क आता? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के फर्क नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर उसको अपने आप ही माइनस को क्या कर देता? स्क्वायर इज पॉजिटिव। इसीलिए बेटा जब मैं करंट की इस इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा तो ये सारी की सारी इक्वेशन, ये सारे का सारा ग्राफ कैसे हो जाएगा? ये सारा का सारा ग्राफ फिर बिकम पॉजिटिव साइकिल तो ऐसे रहेगा, इसको स्क्वायर होकर तो ऐसे चले जाएगा, ये जैसा नेगेटिव साइकिल है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा आई स्क्वायर, अगर मैं आई स्क्वायर की बात करूं, ठीक है। तो हम जो सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं वो ओवर द कंप्लीट साइकिल निकालते हैं, और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू आती है आई आरएमएस वैल्यू आएगी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट। और अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, रूट का वैल्यू कितना है? 1.41, तो अगर बेटा इसको वैल्यू पुट करूंगा इट इज 0.707 ऑफ आई नॉट। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो बेटा, तो इस फॉर्म में बेटा नोट डाउन कर लो आई आरएमएस की करंट वैल्यू। हाँ, कंप्लीट साइकिल का बेटा हाफ साइकिल का नेक्स्ट वैल्यू विल बी सेम। तो मुझे बेटा बात बताओ, आई एवरेज वैल्यू ज्यादा है या आई आरएमएस वैल्यू ज्यादा है? आरएमएस। तो अगर बेटा मैं आई आरएमएस को प्लॉट करूंगा वो मिड से थोड़ा सा ऊपर होगा, दैट इज आई एवरेज विल बी ओवर हियर, और इसका वैल्यू कितना होगा? दैट इज 0.637, और आई नॉट तो कुछ यहाँ पर वैल्यू आई नॉट मैक्सिमम है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 0.63 मल्टीप्लाई हो रहा है आई नॉट के साथ, आई एवरेज के। और अगर मैं आई आरएमएस की वैल्यू की बात करूंगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा, इट विल बी समथिंग ओवर हियर, दैट इज आई आरएमएस, और आई आरएमएस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू 0.707 ऑफ 0.707 ऑफ आई। यहाँ पे सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अब बेटा आपके लिए दो चीजें याद रखनी है, दैट इज आई एवरेज या मीन इज इक्वल टू आई नॉट को किससे मल्टीप्लाई करें? आई नॉट इज मल्टीप्लाई बाय 2 बाय पाई, और आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय 100। ये दो वैल्यूज सब बेटा आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और घर से बेटा मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के प्रोपोर्शनल्स को सॉल्व करना, ठीक है बेटा।